फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, पीछे के वीडियो लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया है, तो आर्क वेल्डिंग डिस्कस किया है। उसके बाद आर्क वेल्डिंग के ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आर्क वेल्डिंग से सीधे आ गए हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे। ठीक, तो देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अंग्रेजी में रेजिस्टेंस और हिंदी में क्या होता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विद्युत धारा का एक स्वाभाविक गुण होता है। ठीक है, देखिए, जो विद्युत धारा के बहाव में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वही प्रतिरोध गुण का यहाँ पे यूज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध वेल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कहा जाता है। देखिए, बेसिकली ये है जो एक आप ये फोटो देख रहे हैं, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ठीक, ये कौन सी वेल्डिंग है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। जब हम लोग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये कौन सा वेल्डिंग हो जाएगा, तो स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगा। तो खैर, आप लोग इतना जानिए कि ये जो है एक प्रकार का रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। देखिए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ज़्यादातर हम लोग धातु के चादर के लिए प्रयोग करते हैं। चादर मतलब सीट होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों ये इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इसके बीच में हम लोग क्या रख देते हैं, वर्क पीस रख देते हैं और इसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते। देखिए, जैसे ये मान लें, आप लोग एज्यूम कीजिए एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक ना। इसके बीच में हम लोग क्या रख देंगे, वर्क पीस को रख देंगे। मान लीजिए एक वर्क पीस ये है और दूसरा वर्क पीस मेरा ये है, दूसरा वर्क पीस मेरा ये है। ठीक, इस दोनों को इसके बीच में रख दिए। इलेक्ट्रोड को मैं थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रोड आपका यहाँ तक है। अब क्या करेंगे, इस जब ये इस टाइप से रहेगा तो इसमें क्या, अभी मशीन मेरा मान लीजिए ये मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मशीन है। ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन है ये। ठीक, तो ये जो मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए, ऑन करेंगे तो एक तो इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। बुक में लिखा गया है फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड मेरा ख़त्म नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, मशीन को चालू करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड तो ऊपर है और एक इलेक्ट्रोड नीचे है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो मेरा फिक्स इलेक्ट्रोड होता है और ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये मेरा मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। देखिए, जैसे वर्क पीस रख दिए और इसके बीच में क्या करेंगे, मशीन चालू है, एक इलेक्ट्रोड ऊपर रहेगा, एक इलेक्ट्रोड नीचे रहेगा। जब ये दोनों को सटाएंगे तो जैसे वर्क पीस में सटेगा तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में जैसे ही सटेगा तो रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे ताप क्रिएट होने लगेगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद कोई चीज़ क्या होता है, पहले खूब लाल होता है, उसके बाद क्या होता है, पिघलने की अवस्था तक आता है। जब पिघलता है उससे पहले एक अवस्था होता है जिसको प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। जब ये दोनों को सटा के रखते हैं, जब ये इतना गर्म हो जाता है कि प्लास्टिक अवस्था तक आ जाता है, जब ये प्लास्टिक अवस्था तक आ जाता है तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। और प्रेशर जब तक अप्लाई करके रखते हैं जब तक कि ये जो मेरा ज्वाइंट है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। या तो ये भी बोल सकते हैं कि जब तक मेरा वर्क पीस ठंडा नहीं हो जाता तब तक इस पर आप प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं। और जैसे ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद क्या होगा, वर्क पीस जुट जाएगा। जब जैसे ही ठंडा होता है तो यहाँ से प्रेशर हटा लेते हैं और जॉब को भी हटा लेते हैं। तो देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में कहा गया है, जहाँ पर धातु की चादर को प्रयोग करके कई प्रकार की उपकरण तैयार की जाती है, वहाँ पर प्रतिरोध वेल्डिंग के द्वारा कार्य करना बहुत आसान हो गया। मतलब रेजिस्टेंस वेल्डिंग को सीट के द्वारा जोड़ना बहुत आसान हो गया। इसमें हम लोग फिलर रॉड यूज नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का फिलर रॉड यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेशर की सहायता से जोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग दाब लगा के जोड़ते हैं, इसलिए इसको आप प्रेशर वेल्डिंग भी बोल सकते हैं या दाब वेल्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी अलग से मटेरियल का यूज नहीं कर रहे वेल्डिंग करने के लिए। मेरे पास जो है उतना ही है। मान लीजिए ये 2 सीट हम लिए थे, ये 2 सीट है, बस वही दोनों सीट को गर्म करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। कितना गर्म कर रहे हैं, तो प्लास्टिक अवस्था तक गर्म कर रहे हैं। देखिए, प्लास्टिक अवस्था वो होता है, पिघलने से जस्ट पहले का जो अवस्था होता है उसी को प्लास्टिक अवस्था कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये इलेक्ट्रोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो आपको 2 दिख रहा है कॉपर का, ये दोनों इलेक्ट्रोड ही है। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन फिलर मेटल का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं।
देखिए आगे कह रहा है केवल प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा द्वारा चादर की सतह को प्लास्टिक स्थिति तक गर्म करने के बाद दबाव देकर जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस वेल्डिंग को प्रतिरोध वेल्डिंग भी कहा जाता है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया, क्या बताया, तो देखिए हम कुछ नहीं बताएं, जो पहले बताए वही बुक में लिखा हुआ है, या तो ये कह लीजिए जो बुक में लिखा हुआ है हम वही बताए हैं, बस थोड़ा सा अंतर हुआ कि हम कुछ उसको अपनी भाषा में लेने की कोशिश किए हैं। हम क्या कहे हैं कि मान लीजिए हमको रेजिस्टेंस वेल्डिंग करना है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस दोनों के बीच में हम लोग किस चीज़ को रख देते हैं, तो वर्क पीस को रख देते हैं। चलिए वर्क पीस को रख देते हैं इस दोनों के बीच में, तो एगो ऐसे रहेगा और एगो वर्क पीस मेरा कैसा रहेगा, तो ऐसे रहेगा, ठीक। 2 वर्क पीस रख दिए और इस दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, जिसके कारण ये क्या होगा, गर्म होने लगेगा। कितना गर्म करना है, तो प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करना है, और जैसे ही प्लास्टिक अवस्था तक गर्म होगा तो इस पे ऊपर वाले इलेक्ट्रोड से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे। बस यही होता है मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक लाइन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इसका बेसिक प्रिंसिपल, मतलब ये काम कैसे करता है, इसमें हीट कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। तो एक फॉर्मूला बहुत सुंदर होता है हीट का, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसी से हम लोग क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। ये हीट जनरेशन का फॉर्मूला होता है क्या, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक। तो कह रहा है वेल्डिंग प्रतिरोध वेल्डिंग धारा के ऊष्मीय मान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, धारा के ऊष्मीय मान पर। कौन निर्भर करता है, प्रतिरोध वेल्डिंग, क्योंकि प्रतिरोध वेल्डिंग में हमको ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो धारा से कर रहे हैं, मतलब करंट से कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा है प्रतिरोध वेल्डिंग में धारा के ऊष्मीय मान पर निर्भर करता है। अब कह रहा है कार्यखंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, देखिए हम लोग जो वेल्डिंग कर रहे थे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं इसको ज़्यादा अच्छा से बताने की कोशिश कर सकता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं, तो ये प्लेट लगा देते हैं ऐसे, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से, ऐसा कुछ मेरा प्लेट रहता है। और इस दोनों पे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण क्या करते हैं, धारा देते हैं, और धारा जैसे ही देते हैं तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। तो ये किसी न किसी के मान पे डिपेंड करेगा। तो कह रहा है उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के परिमाण, बहने वाली धारा के प्रतिरोध और धारा के बहाव में लगा समय पर निर्भर करता है। देखिए ये किस किस पे निर्भर करता है, ऊष्मा धारा के मान पर, वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और कितना समय के लिए फ्लो हो रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली ये आपको जो ये बड़ा इतना बड़ा डेरिवेशन दिख रहा है आपको 1.5-2 लाइन के, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। बस आपको ये कह रहा है कि हीट किस किस पे डिपेंड करता है, तो आपको सीधा याद रखना है करंट पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है और टाइम पे निर्भर करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा किन किन चीज़ पर निर्भर करता है। अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, धारा पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है और समय पे निर्भर करता है। मतलब कितना समय के लिए वो धारा प्रवाहित हुआ उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरा कितना हीट जनरेट होगा। ओके, देखिए यहाँ से एक VBI पॉइंट बनता है जिसको आप लोग को याद रखना चाहिए। VBI पॉइंट आप लोग का क्या है, तो VBI पॉइंट यही है कि H बराबर क्या होता है, तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर आप 2 गो सेट उठाइएगा ना, 2-3 गो सेट, तो ये वाला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा H का फॉर्मूला। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ तक इस बार RRB में भी पूछा गया था। H बराबर क्या होता है, तो H बराबर आपका क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। चलिए आगे चलते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए H आपका क्या है, H है कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न ऊष्मा ये हो गया। उसके बाद R क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है।
और टी क्या है आपका, तो धारा में बहने का समय कितना सेकेंड, तो यह हो जाएगा आपका समय किस में, सेकेंड में। आपका प्रतिरोध ये हो गया, तो एच और एच यहाँ पे आपका क्या हो गया, उष्मा, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस, टी हो गया टाइम। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी था। आई आपका क्या होता है, धारा, बस इतना ही है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको एक बार दिमाग में रख लीजिएगा कि एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो कह रहा है इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, देखिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाए थे अभी तुरंत। अभी आप जितना देखिएगा सारा के सारा आपको उसी फॉर्मूला के डेरिवेशन मिलने वाला है। देखिए H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट जो है, हीट जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के वर्ग में। जैसे मान लीजिए एक अगर क्या दे रहे हैं, एक सेकेंड, अगर 2 हम करंट ले रहे हैं, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। एच बराबर आपका हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, एच बराबर, तो यहाँ पे आपका आई मान लीजिए 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम, और टाइम मान लीजिए 1 सेकेंड। अगर आप यहाँ पे हीट निकालेंगे, हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक। तो यहाँ पे एच बराबर आपका हो जाएगा, आई का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 है और सेकेंड 1 है समय, तो एच बराबर आपका कितना हो गया, 4 जूल कहिए। देखिए यहाँ पे आप लोग जस्ट क्या कीजिए, इसको डबल कर दीजिए, किसको, जो हम लोग करंट 2 एम्पियर ले रहे थे उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 एम्पियर ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, करंट को 4 एम्पियर ले लेते हैं। तो इसी फॉर्मूला का फिर यूज करेंगे, तो एच बराबर आई स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, और आर एक ही ओम है और टी एक ही है, तो कितना हो जाएगा ये 16 जूल, 16 जूल। देखिए अगर हम करंट को 2 से 4 किए तो ऊष्मा कितना हो गया, 4 से 16, मतलब इसके स्क्वायर में अगर हम लोग करंट जितना बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में अपने लोग को हीट बढ़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग 2 है, 2 से अगर 3 करते तो कितना मिलता, 9 जूल मिलता, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो मतलब जितना भी हम लोग धारा बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में हमको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। जितना धारा बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में क्या मिलेगा, तो आपको हीट मिलेगा। चलिए वही चीज़ कह रहा है, इस प्रकार होने वाली धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। हम कह सकते हैं H समानुपाती होता है आई स्क्वायर आर के। क्या होता है, H समानुपाती किसके होता है, आई स्क्वायर आर के। अब कह रहा है जोड़ी जाने वाली 2 सतहों में वेल्डिंग करने वाले स्थान पर दबाव डालकर कम कर दिया जाता है। ये दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही जुड़ता है। कह रहा है जिससे उस विशेष से धारा का प्रवाह अधिक होता है। देखिए ये टर्म आपको अभी तक नहीं समझ में आया होगा। देखिए बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि ये दो जो प्लेट है ना, ये 2 प्लेट है, एक प्लेट इधर से है और एक प्लेट इधर से है, और इसको नॉर्मली सटाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा दूर तक रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जैसे इस पर हम थोड़ा सा प्रेशर जो लगाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इसका पॉइंटेड हो जाएगा, मतलब एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा। किसी विशेष स्थान से धारा प्रवाहित होती है तथा
जोरी वाली सतहों के सिरा गर्म होकर प्लास्टिक अवस्था तक आ जाते हैं, जो कि हम लोग पीछे देखे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग कहाँ लाना है, प्लास्टिक अवस्था तक लाना है, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करना है, और ये जो दबाव जैसे ही लगाएंगे तो दोनों सतह क्या होगा, आपस में मिलकर गर्म हो जाएगा, जिससे होमोजीनियस होकर जुड़ जाते हैं। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, हमरा जैसन, मतलब जुड़ के एकदम सेम हो जाएगा। जैसी होमोजीनियस कहेगा तो हमरा जैसन मतलब जुड़ के सेम हो जाएगा, और इस होमोजीनियस होकर जुड़ी वाली सतह वेल्ड नेगेट कहते हैं। देखिए वेल्ड नेगेट क्या होता है तो अभी हम आपको बताते हैं। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं। जैसे देखिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक। हम लोग इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग से जोड़ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग से जोड़ रहे हैं तो देखिए जब अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा तो एक इस टाइप के यहाँ पे निशान बनेगा, और इसी निशान को क्या कहते हैं, वेल्ड नेगेट कहते हैं, वेल्ड नेगेट कहते हैं। यही होता है आपका क्या, वेल्ड नेगेट। देखिए अब आगे वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसका वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के आगे हम लोग किसका बात करेंगे, वर्गीकरण का। देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपका कौन कौन होता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है, सीम वेल्डिंग होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, बट वेल्डिंग होता है। ये चार के चार। देखिए बट वेल्डिंग में भी दो होता है, एक होता है फ्लश बट और एक होता है अपसेट बट। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है कि स्पॉट वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, सीम वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, बट वेल्डिंग कैसे किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग लैप ज्वाइंट करेंगे या बट ज्वाइंट करेंगे, ये सारा चीज़ अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा, ताकि हमको पता तो चले कि अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।